where we discussing in last lecture state responsibility, राज्य का उत्तरदायित्व। राज्य का उत्तरदायित्व क्या है? राज्य का उत्तरदायित्व किन परिस्थितियों में पैदा होता है एंड हाउ एनी सोवरेन स्टेट इज another state. We have already studied that sovereign has no obligation, but it is only true only in the perspective of internal law, national law. हमने इस चीज का जिक्र किया था कि सोवरेन अर्थात संप्रभु का कोई दायित्व नहीं होता है, वो कोई दायित्व अपने पर लेता नहीं है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, ये आदि सत्य है, और ये आदि सत्य इस मामले में है कि एज फार एज नेशनल लॉ इज कंसर्न्ड, यस इट इज राइट दैट सोवरेन हैज नो ऑब्लिगेशन एंड सोवरेन कैन चेंज लॉ। वो अपने विधि को बना सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार बना सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टाइम। वो समय के हिसाब से बना सकता है, उसको बदल सकता है, उसको निरसित कर सकता है, ये sovereign का। But we have already studied that in perspective of international law, whenever any rule which is imposed by international law is being breached by it, yes, प्रणाम सर। अरे प्रणाम करने के लिए प्लीज ब्रेक मत कीजिए, वो अंडरस्टूड है एक बार में, है ना, वो तो अंडरस्टूड है कि प्रणाम है आप सबों का, हमारा आशीर्वाद है आप सबों पर, अंडरस्टूड है। ओके ठीक है, चलते हैं फिर। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ जो है तो ड्यूटी इम्पोज करता है प्रत्येक। एज फार एज इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न्ड, एवरी स्टेट इज बाउंड टू सर्टेन ड्यूटीज। वो कुछ दायित्वों से बंधा हुआ है, कुछ ऑब्लिगेशन से बंधा हुआ है। हमने एक चीज का और जिक्र किया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर को एक्सटेंसिव, सहगामी है, सहविस्तारी है। वहां तक है जहां तक राइट्स है, जहां तक ड्यूटीज है, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना वो नहीं। तो जहां तक एक स्टेट के ड्यूटी का जो ब्रीच करता है तो वहां पर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है। एंड इन these conditions the state who has breached the duty, he is liable to repair that state who has suffered the loss। तो जहां तक स्टेट की बात है, तो जो स्टेट अपने ड्यूटी को ब्रीच करता है, अपने ड्यूटी का उल्लंघन करता है, वो उस स्टेट के प्रति जिम्मेदार होता है जिस स्टेट के ड्यूटी को उसने भंग किया है या लोप किया है। इस संदर्भ में हमने दो केसेस देखे थे, कुर्जो फैक्ट्री इंडिमनिटी केस एंड कॉर्फू चैनल केस। कुछ स्टूडेंट्स जो उस दिन नहीं थे, उन्होंने इस बात के लिए हमें फोन भी किया था कि सर ये दोनों केस इंपॉर्टेंट केस है, एक बार फिर बता दीजिएगा। तो हम इसको बता देंगे। तो ये केस ऐसे केस हैं जो जगह जगह पर जिक्र होगा इसका, जो हम आज पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्ट्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसमें भी ये केसेस बार बार जिक्र होगा, इसके साथ साथ नए नए केसेस भी आएंगे। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या घटनाक्रम होता है जब एक स्टेट का ड्यूटी ब्रीच होता है और दूसरा कोई स्टेट उसकी ड्यूटी को ब्रीच करता है, देन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। उसके घटनाक्रम क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह के होता है। क्या कोई बता सकते हैं आप लोग? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Thou open it as direct, original and vicarious responsibility, but इसका बहुत तीखी वक्तव्य की गई जूरिस्ट के द्वारा। ओपेनहाइम महोदय ने इसे दो भागों में बांटा। क्या? ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मौलिक उत्तरदायित्व एवं विकैरियस यानी अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व। तो विकैरियस का जहां तक सवाल है, तो विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़ी तीखी आलोचना जूरिस्ट ने किया, और यहाँ पर उन्होंने इस बात को निर्धारित किया कि इसके जगह पर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व एवं अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का को टर्म दिया जाए, उसका नाम दिया जाए। हम लोगों ने एक ढंग से और देखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट, जो
स्टेट के एक्ट से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है, वो हो गया प्रत्यक्ष या ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकेंड, responsibility by the act of the individual, agents और aliens। तो जो किसी स्टेट के व्यक्ति, उसके अभिकर्ता अर्थात एजेंट एवं एलियंस अर्थात विदेशी और फॉरेनर्स के वजह से उत्पन्न होता है, उसके लिए उत्तरदायित्व तो स्टेट का ही होगा। स्टेट will be only responsible for the acts of aliens or individual, but that is indirect responsibility of state, whereas direct responsibility is, क्या होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी arises when the government of the state or in command of the government or by the authorization of the government any duty breaches, then by the act of state responsibility arise। जब हमको इस तरह से समझ लेते हैं कि जब राज्य के सरकार के द्वारा अथवा उसके किसी अंग के द्वारा अथवा उसके आदेश के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा अथवा उसके ऑथराइजेशन, उसके अधिकृति पर कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा जब किसी भी उत्तरदायित्व का है, then state is directly responsible for that। राज्य उसके लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी होता है। Whereas indirect responsibility where duty is breached by individual of the state or alien of the state who is living in that particular state for a time being and agent of the state। तो किसी व्यक्ति के द्वारा, राज्य में रह रहे किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा उस राज्य में कुछ समय तक रहने वाले विदेशियों के द्वारा जो एलियंस रह रहे उसके द्वारा अथवा किसी सरकार के अभिकर्ता के द्वारा जो कार्य में ड्यूटी में ब्रीच होता है और जिससे किसी दूसरे स्टेट को हानि होती है, तो वहां पर वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अब इस संदर्भ में हम लोग समझिएगा, हम लोग जिक्र करेंगे, हम लोग इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे। कोरफू चैनल केस एंड कोरजो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस, अगर हम आपसे पूछें कि ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोरफू चैनल केस एंड कोरजो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस, ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कैसे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम देखिए। आज जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे, जितनी भी घटनाक्रम को देखेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस को भी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ब्रीच ऑफ ड्यूटी से उत्पन्न कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको दो वर्गों में क्लासिफाई करना है। दो वर्गों में क्लासिफाई करना है, क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ओरिजिनल एंड इनडायरेक्ट, एक्ट ऑफ स्टेट और एक्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो इन दो भागों में आपको बांटते चला जाना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कोरजो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस एंड कोरफू चैनल केस, इसका हमने जिक्र किया था कि कैसे ये जो है सो डायरेक्ट और ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुआ था कोरफू चैनल केस में? यही तो था कि अल्बानिया और ग्रीस के बीच का एक चैनल था जो जिससे ब्रिटिश जहाज जाया करता था। अब ब्रिटिश जहाज जाया करता था तो फॉर द सेक ऑफ इट्स टेरिटरी अल्बानिया lays the land mines in its territorial water। अपने क्षेत्राधिकार वाले सामुद्रिक जल में अल्बानिया ने किया क्या? उसने उसमें लैंड माइंस बिछा दिया। अब लैंड माइंस बिछाने के वजह होते हैं, समुद्री डाकुओं से बचने के लिए होते हैं, या कहीं कहीं पर दुश्मन देशों के मालवाहक जहाज को क्षतिग्रस्त करने के लिए होते हैं। आज की भी स्थिति ये है कि आज भी कहा जाता है कि समुद्र में कई जगहों पर लैंड माइंस बिछा के छोड़ दिया गया है। तो ये व्यापारिक युद्ध है, ये व्यापारिक युद्ध है। यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि सुप्रीमेसी हमारा स्थापित रहे, और सुप्रीमेसी कैसे स्थापित रहेगा? व्यापार के द्वारा। आज के इकोनॉमिक वर्ल्ड में व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, यही जो है तो सुप्रीमेसी स्थापित करने का एक वजह है। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ इसी और इसीलिए
इतना बड़ा चीज ये हो गया। अब आप देखिए, इंटरनेशनल लॉ अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ बातों को आप अपने से तय कीजिएगा, तभी इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि को पढ़ने में रुचि आएगी। और अपने से तय आपको ये करना है, जैसे कुछ चीजों को आप लगातार और निरंतर पूछते रहना। जैसे अंतरराष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है, वीक लॉ है, तो आप लोग कुछ सोच सकते हैं इस तरह का क्रिएटिव कि महामारी और अंतरराष्ट्रीय विधि। अब इस पर आप अपना जीरा कर सकते हैं, अपने आप में एक डिबेट कर सकते हैं, डिबेट आपस में कर सकते हैं, ताकि इस सब्जेक्ट में एक रुचि बना रहे और कुछ नया आप लोग खोज सके। काफी कुछ तो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। अंतरराष्ट्रीय विधि एक वीक लॉ है, इसमें इन्फोर्सिंग पावर नहीं है, क्यों वीक है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं वो अंतरराष्ट्रीय लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि की दुहाई देते हैं कि नो वन कैन वायलेट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, तो आप लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का इन्फोर्सिंग पावर, उसको जो लागू करने की शक्ति है वो कमजोर है, तो क्यों आज की परिस्थितियों में इंटरनेशनल लॉ डेवलप कर रहा है अथवा पीछे की ओर जा रहा है। तो हमने जिक्र किया कॉर्फू चैनल केस और कोरजो फैक्ट्री इंडिम्निटी केस। कॉर्फू चैनल में लैंड माइंस बिछा दिया। अब लैंड माइंस बिछाने के बाद इट कॉज्ड ह्यूज लॉस टू द वेसल्स एंड मेन पावर ऑफ ब्रिटिश वेसल। ये लैंड माइन बिछाने से ब्रिटिश जहाज वहां से जो गुजर रहा था तो उसकी काफी क्षति हुई, पूरा ब्रिटिश जहाज क्षतिग्रस्त हो गया और कई उसके लोग डूब गए, मारे गए। तो अब यहाँ पर उत्पन्न होता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो अब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे तो अल्बानिया इसके लिए लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो लैंड माइंस बिछाया और लायबल के साथ साथ वो ये भी है कि वो ओमिशन है उसके एक्ट का कि उसने ब्रिटिश जहाजों को खबर नहीं किया कि यहाँ पर लैंड माइंस बिछे हुए हैं, विच कॉस्ट अ ह्यूज लॉस टू ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सरकार को काफी बड़ी क्षति देता है। अब दूसरा केस कोरजो फैक्ट्री इंडिम्निटी केस, उसमें भी यही हुआ था। कोरजो फैक्ट्री इंडिम्निटी केस ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने का पहला इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा? कोरजो फैक्ट्री इंडिम्निटी केस। तो इन सब ये दो केसेस आपको कई चीजों में आएंगे, ये स्टेट जुरिस्डिक्शन में भी आएंगे, राज्य क्षेत्राधिकार में भी आएंगे, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आएंगे और कई जगह पे आएंगे। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है, निर्धारित करना है कि इस केसेस को समयानुसार हम कहाँ कहाँ पर सेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है कोरजो फैक्ट्री इंडिम्निटी केस। हमने जिक्र किया था इसमें कि ये भी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व राज्य की ओरिजिनल मूल, क्योंकि इसमें क्या था कि 1922 में पोलैंड और जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी के में जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में खत्म होता है, तो जर्मनी को पूरे तौर पर जर्मनी को पंगु बना दिया जाता है, जर्मनी का डिसआर्मामेंट कर दिया जाता है, उसके प्रदेश सबको डिवाइडेड कर दिए जाते हैं और वहां के दो प्रदेश एंड फूटा इज हैंडेड ओवर टू द पुलिस व्हिच इज कॉल्ड अपर सेल्सिया का जो क्षेत्र है कोरजो एंड फूटा, ये दो क्षेत्र पोलैंड को दे दिया जाता है ऑन द कंडीशन दैट the people and the factory cannot be expropriated without the terms and conditions mentioned in the treaty। ये बात होती है कि इस शर्त पर दे दिया जाता है कि जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो ट्रीटी में निर्धारित किए गए हैं, जर्मन पुलिस कन्वेंशन कहा गया है इसको, जर्मन पुलिस कन्वेंशन। तो जो ट्रीटीज निर्धारित किए गए हैं उसके बिना, उसके कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही वो दोनों क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है, पूरा कंपनसेशन। लेकिन पोलैंड ने क्या किया कि 1922-23 में ही उसको अधिग्रहित कर लिया, उसको एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, उसको मर्ज कर लिया अपने टेरिटरी में। अब मर्ज कर लिया गया तो वो केस गया कहाँ? परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1927 की बात है, बार बार आप याद रखिएगा,
बार बार इन चीजों पे याद रखिएगा। और हम जब भी बात करते हैं तो इस बात को बताना नहीं भूलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसा चीज है जो आपको इस साल आ सकता है। क्योंकि पिछली बार एमनेस्टी इंटरनेशनल पे सवाल आया था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इट्स ओरिजिन, इट्स फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इन दिस सेमेस्टर। ये इस सेमेस्टर में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसमें डिसीजन नहीं देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इमर्ज्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, whereas परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस originated आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब बात गया तो उसने फैसला दिया कि यस, पोलैंड इज रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर इट्स पोलैंड मस्ट हैव टू रिपेयर the factories which was expropriated, the people which was expropriated by the Poland। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के साथ बात हुई थी, कोई उसका एजेंट तो था नहीं, कोई इनडायरेक्ट की तो बात है नहीं, स्टेट की बात है यहाँ कि स्टेट ने ही मर्ज कर लिया, स्टेट ने ही लैंड माइंस बिछा दिया, तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। तो ये जो दोनों केसेस का आप बाद में जिक्र करेंगे वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर इस बात को आप समझ गए कि whenever international duty which is fixed by the international law is breached, then the question of state responsibility arises। जब भी अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होता है, जो अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा तय किया गया है और अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा तय किए गए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का, अंतरराष्ट्रीय कृत्यों का उल्लंघन होता है, तो जो राष्ट्र इसका उल्लंघन करता है वो राष्ट्र उस राष्ट्र के प्रति, जिस राष्ट्र के दायित्वों का उल्लंघन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है एवं उसे उचित कंपनसेशन उस राष्ट्र के प्रति करना होता है। Now we will come to the consequences or effects of the state responsibility। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका घटनाक्रम क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, क्या क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर, ट्रीटी जब बनती है दो देशों के बीच में, तो उसमें ये चीज बताना जरूरी होता है कि अपने सिक्योरिटी के बारे में, जैसे अगर वो लैंड माइंस बिछा रहा है अपने सिक्योरिटी के लिए, तो ये चीज मेंशन करना जरूरी है उसका ट्रीटीज में। मेंशन करने की जरूरी नहीं है, लैंड माइंस बिछाएगा तो लैंड माइंस बिछाने का इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी अपचार है, ये क्राइम है लैंड माइंस बिछाना। आप सिक्योरिटी दूसरे माध्यम से कर सकते हैं, लैंड माइंस बिछाना अपने दायरे में आप उसकी सुरक्षा स्टेट की कैसे भी कर सकते हैं। और अगर ठीक है, अगर आपने बिछा ही दिया तो फिर इसकी जानकारी देंगे ना उस स्टेट को। तो अगर जानकारी नहीं देते हैं तो ये ओमिशन हो गया, आपके कर्तव्य का लोप हो गया। ड्यूटी तो आपका नहीं बिछाने का, लेकिन अगर बिछा ही दिया तो बिछाने को, चलिए आपको सी पायलट से बचने के लिए कई जगहों में बिछाया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बिछा ही दिया तो इसकी जानकारी देंगे। कोई अनजान व्यक्ति अगर चला जाएगा, ठीक है, तो आप अगर डकैतों से बचाने के लिए अपने घर में लैंडमाइन की, आज आपके घर में डकैती होगी तो आपने प्रिकॉशन लिया, लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसके लिए तो आप जानकारी देंगे ना, और नहीं जानकारी देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ओमिशन ऑफ योर ड्यूटी हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा कि आपने जानते हुए अपने ड्यूटी का पालन नहीं किया। ठीक है, तो ये सब बात है। अब हम देखते हैं क्या, आपको जिस व्यक्ति को भी, जिसको भी थोड़ा समझ में ना आए वो कृपया पूछ लीजिएगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, पिछले सेमेस्टर से करता आ रहा हूँ, हमारा समझाना आपको दायित्व है, और एक भी लड़का अगर संतुष्ट है मीन्स हम असफल हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और जहां पर भी हो आप पूछ लीजिएगा। तो हमारे कहने का यहाँ पर मतलब है, एलओसी में सर, एलओसी में अगर सर कोई अगर लैंड माइंस लगाता है इंडिया, अगर तो वो भी क्या सर क्राइम हो जाएगा क्या? बिल्कुल, एलओसी में लैंड माइंस लगाना ही अपने आप में क्राइम है। लैंड माइंस, एलओसी किसका? एलओसी तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, तो वहां पर लैंड माइंस क्यों लगाएंगे? आपको बस जानकारी, आपको उसका उल्लंघन नहीं करना है,
सीमा का उल्लंघन, ये फिक्स है कि सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। लैंड माइन देखिए अब उधर लगाता है, चाइना लगाता है, लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि इसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर को सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ। लैंड माइन लगाना ये पूरी तरह से अवैध है अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए किन परिस्थितियों में इंटरनेशनल लॉ अगर मान्यता देता है, देखिए इन सब चीजों को अब अमान्य कर दिया गया है, अब माना नहीं जाता है कि लैंड माइन्स लगाना, ये करना। अब सुरक्षा के और भी कई साधन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मानवाधिकार की तो भी बात आती है ना। मानवाधिकार, कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जा सकता है इस तरह से। एक आतंकवादी मारा जाता है तो देखते हैं उसके लिए भी मानवाधिकार की बात है, तो सेना जो मारा जाएगा लैंड माइन से, उसके तो मानवाधिकार की बात ही कुछ और है। तो इन सब बातों को सोचते हुए ये सब चीजें हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है यहाँ पर। अगेन you have to pay attention that what comes under the direct responsibility and what comes under the indirect responsibility। कौन कौन सा चीज जो है जो कि प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है और कौन सा अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है, ये आपको जानना है। लिखने का तो आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अगर सवाल आए तो प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व करके ये सब लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व में ये लिख सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो पॉइंट्स बना करके 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं, जैसा हमने नोट्स में आपको दिया है। ये सारी बातें हैं लिखने का। तो कैसे भी है आपका आंसर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लिखना वही है जो सवाल कह रहा है। तो अब हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द। तो कॉन्सिक्वेंसेस में हम जिक्र करेंगे कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द एलियंस, जिक्र करेंगे इस अगेंस्ट द एलियंस। अब ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एलियंस के प्रति है। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एलियंस मींस who is residing in your nation, in your country for a time being, जो कुछ समय के लिए आपके राज्य में, कुछ समय के लिए आपके राज्य में रह रहा है, वही एलियन है। तो the aliens have also all the rights and duties which a citizen have। देखिए यहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या है और क्या है। वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 15, 16, 19 ये सब विदेशियों को एलियंस को प्राप्त नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ तक जहाँ तक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल to protect all the aliens and aliens are also eligible for all the rights which a citizen has। जो सिटीजन को राइट है वो सारे राइट्स एक एलियन को उस समय के लिए प्राप्त हैं जो जिस समय के लिए वो हमारे देश में रह रहा है। तो ठीक है, रह रहा है तो उसके राइट और ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस समय टाइम बिंग के लिए? वो स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जिस स्टेट में वो कुछ समय के लिए रह रहा है और वहां से वो कोई ड्यूटी ब्रीच करता है तो उस स्टेट के लिए ही वो स्टेट ही उसके लिए और रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हम बात करते हैं एलियंस, तो एलियंस के प्रति जो है, एलियंस या कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेशनल ड्यूटी की ब्रीच करता है, को ब्रीच करता है, देन दैट स्टेट इज liable, that state is responsible where alien is residing or that individual is living। कोई भी स्टेट उस समय उस व्यक्ति एवं उस एलियन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है जो उस समय रह रहा है। अब जैसे मान लिया जाए एलियन के प्रति कुछ कर्तव्य का उल्लंघन करता है स्टेट या कोई इंडिविजुअल विदेशियों के किसी राइट का हनन कर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो व्यक्ति जुरिस्डिक्शन में उस स्टेट के अंतर्गत आता है जिस स्टेट में वो रह रहा है। ठीक है, उसी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में, यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की भी बात आती है कि वो उसी स्टेट के अंतर्गत आएगा जिस स्टेट में वो व्यक्ति रह रहा है। तो जिस स्टेट में वो व्यक्ति रह रहा है तो उसके राइट्स को वहीं के इंडिविजुअल अगर उसके राइट्स को वायलेट करते हैं तो स्टेट ही तो प्रोटेक्ट करेगा ना। तो पहले तो वो एलियन फाइल अ सूट इन द ट्रिब्यूनल्स ऑफ दैट स्टेट। कोई भी एलियन डायरेक्ट अपने देश में नहीं चला जाएगा, कोई
भी एलियन उस राज्य के न्यायालय में ही सूट को फाइल करेगा इन विच स्टेट ही इज रेसाइडिंग फॉर अ टाइम बीइंग, जो थोड़े समय के लिए उस राज्य में अगर वो रह रहा है तो वो एलियन उसी राज्य के ट्रिब्यूनल में अपना वाद दायर करेगा। लेकिन अगर उसे सही न्याय नहीं मिलता है और वो समझता ही इज अनसेटिस्फाइड, देन ही कैन टेक रिपोर्ट्स ऑफ हिज ओन कंट्री वाया डिप्लोमेटिक एजेंट्स। बात समझ में आ रही है? उसको कोई भी एलियन का के ड्यूटीज, कोई उसके राइट्स का वायलेशन वहीं के इंडिविजुअल करते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई विदेशी रह रहा है और हम उसके राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह के राइट्स को वायलेशन कर रहे हैं, then he will file a suit in the tribunal of in this nation। वो इसी में करेगा। वो अगर इंग्लैंड का रहने वाला है तो इंग्लैंड नहीं जाएगा, बिकॉज here responsibility of that state arises। उस राज्य की उत्तरदायित्व तो यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस राज्य में रह रहा है उसी को रक्षा करने का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के प्रति अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो स्टेट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, मॉब वायलेंस, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मॉब वायलेंस। अब मॉब वायलेंस मतलब आप समझते हैं? मॉब वायलेंस हाँ समझते हैं। इसको आप आईपीसी में भी पढ़िएगा, राइट पढ़िएगा, RIOT राइट पढ़िएगा, बलवा अपने पढ़िएगा, ये सब पढ़िएगा। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि मॉब वायलेंस व्हेन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का एक समूह जो है तो विद्रोह कर देता है, अटैक्ड ऑन इंडिविजुअल और अटैक्ड ऑन एलियंस, देन व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द स्टेट। मॉब वायलेंस के प्रति स्टेट का उत्तरदायित्व क्या होगा? कोई भी अगर मॉब वायलेंस करता है, कोई भी अगर भीड़ इकट्ठा होकर के हिंसा करती है तो उसके प्रति स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? तो आप देखिए पहले में भी और दूसरे में भी यहाँ एक बेसिक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, और वो बेसिक चीज आपको ये याद रखना है कि स्टेट, एवरी स्टेट to take care of the actions and violence arising in the state, because state जो है it is the duty of state to force in the events which may occur in the future। ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो प्रिज्यूम कर ले, अनुमान लगा ले कि भविष्य में कौन सी घटना होने वाली है या कहाँ पे कौन सा बलवा होने वाला है या राइट होने वाला है। तो अगर स्टेट ड्यू डिलिजेंस के साथ एकदम पूरी मुस्तैदी के साथ अगर केयर करता है तब वहां पर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम जाता है। ड्यू डिलिजेंस के साथ हर स्थिति में, इंडिविजुअल या फॉरेनर के साथ भी अगर ड्यू डिलिजेंस के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ उसको प्रोटेक्ट करने की प्रयास करता है और हर संभव प्रयास करता है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थोड़ा कमती है। हालांकि रिपेयर करने का, उसको रिपेयरेशन का दायित्व फिर भी स्टेट का है, लेकिन ये फिर उसके डिस्क्रिप्शन पर हो जाता है। अब यहाँ भी मॉब वायलेंस की भी अगर हम बात करते हैं तो मॉब वायलेंस का जहां तक बात है तो यहाँ पर भी स्टेट का ये ड्यूटी है टू प्रिवेंट एंड टू फोरसी द इवेंट्स और वायलेंस विच में अकर इन द फ्यूचर। उसको रोकने का, उसको अनुमान लगाने का और उसके प्रति उसको सप्रेस करने का दायित्व किसका है? स्टेट का, मॉब वायलेंस का। तो मॉब वायलेंस के प्रति भी स्टेट का ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सप्रेस करेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात, एक केस हम लोग लेंगे, यहाँ पर केस का जिक्र करेंगे। वो केस है यूनाइटेड स्टेट डिप्लोमेट एंड काउंसलर स्टाफ इन तेहरान। देखिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ समझिएगा, ये 1979 की बात है, मैटर ऑफ 1979, एंड फ्रॉम देन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड ईरान अरोज। उसी समय से ईरान एवं अमेरिका के बीच का जो संघर्ष है वो उठा, जो आज तक इस घातक स्थिति में पहुंच गया है। बात है कि वहां जो प्रेमिसेस है, डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस है, वहां मॉब ने अटैक कर दिया।
attacked and attached the diplomatic premises. उसने न सिर्फ अटैक किया, उसको अटैच कर लिया, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, एंड मेक बोथ द डिप्लोमेटिक एजेंट्स एज होस्टेज, उसको बंधक बना लिया। तो ये केस जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी एट्रीब्यूटेड टू ईरान इफ ईरान हैज नॉट taken proper care and not make any effort to free the embassy from the mob violence. जब ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो उसने यही कहा कि ईरान को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब ईरान देखा जाएगा कि ईरान ने इसमें से एम्बेसी को बचाने का प्रयास किया अथवा नहीं किया, उसने इस बलवा को, इस घटना को रोकने का प्रयास किया अथवा नहीं किया। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आपने कौन सा केस बताया? वो यूनाइटेड स्टेट डिप्लोमेटिक एजेंट्स एंड स्टाफ इन तेहरान 19, सारे हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं आपको, ये सारे केसेस, हाँ ये सारे केसेस, जितने भी केसेस डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं। और जो केसेस को अभी तो मैं बता ही दूंगा, कुछ केसेस नीचे में हमने पेज नंबर दे दिया है, उस पेज को आप इसके कपूर को उलट के देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा केस मिल जाएगा। क्योंकि अब केसेस सारे को लिखने में ना काफी लिंदी हो सकता था नोट। तो सर हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि अगर किसी राज्य में कोई व्यक्ति को मॉब लिंचिंग होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास, मतलब राज्य की सरकार के होता है, क्या होता है ये? तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ना है। देखिए अब एक चीज और समझिए यहाँ। हाँ सर, हम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति का मॉब लिंचिंग तो खैर है ही नेशन का, वो तो नेशन के अंदर की बात है। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इस स्टेट का दायित्व, मॉब वायलेंस रोकने का इसी स्टेट का तो दायित्व है जिस स्टेट में, चूंकि आईपीसी में भी आप पढ़ेंगे कि अकरेंस ऑफ द प्लेस, घटना स्थल पर जो है घटना घटती है तो घटना जिस क्षेत्र में आता है उसी थाने का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आप आगे पढ़िएगा और भी चीज पढ़िएगा कि इसमें कई बातें, देखिए इंटरनेशनल लॉ में ये बातें इतनी आसान नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में फिर आगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पैदा होता है, फिर एक्सट्रेडिशन पैदा होता है, ठीक है ना। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी किसी भी राज्य का क्षेत्राधिकार की बात आती है, कहता है कि मेरा नागरिक है यहाँ का और घटना हुई वहां, तो हम चाहेंगे कि हम उसके यहाँ अपना वाद चलाएं, जहां घटना हुआ वो चाहेगा कि हम इसका वाद अपने यहाँ चलाएं, है ना। फिर एक्सट्रेडिशन आएगा, एक्सट्रेडिशन आया कि देखा कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी दोनों देश के बीच में संपन्न हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो वो पूरा प्रूफ देगा, है ना, और प्रूफ देगा तो फिर उसको हैंड ओवर करेगा। तो ये कई बातें मिली हुई है इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में। तो कई विदेशी व्यक्ति को सर, विदेशी व्यक्ति को सिर्फ ये कुछ आर्टिकल्स को, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, ये सब 14 है, 15, 16, 19 और एक और है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बात है। ये सब बातें जो है तो उसको नहीं मिला हुआ है। यहीं पर हमारा सिटीजन और एलियंस के बीच में फर्क है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सवाल है। लेकिन सुरक्षा दिया गया है, बिल्कुल। अरे तो सुरक्षा तो रहेगा ही उसका, सारे अधिकार उसके हैं, सारे अधिकार, सुरक्षा के सारे अधिकार उसके मिले। जितना भी चीज है वो कोर्ट में आपका वाद दायर कर सकता है। तो नहीं देगा तो फिर एलियंस किसी देश में प्रोजेक्ट जाएंगे ही नहीं घूमने। तो केस उसका दायर कहाँ पे होगा सर? अपने देश में होगा, जिस घटना जिस प्लेस पे वो वहां पे होगा, क्या फिर विदेश में? जिस स्टेट में वो है, जिस स्टेट में अक्रेंस घटना की हुई उसी स्टेट में केस दायर किया जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ अगर वो समझता है कि इनजस्टिस हैज बीन डन विथ हिम, देन ही कैन अपील इन हिज ओन कंट्री, उसके बाद वो कर सकता है। लेकिन पहला केस जो है तो यहीं पर दायर होगा जहां पे घटना हुआ, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस देश का है और जहां पे ये घटना हुआ।
ठीक है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अगर इसका अधिकार नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र यहाँ इंटरवीन करेंगे तो फिर टेरिटोरियल सॉवरेंटी रहा कहाँ, है ना। क्षेत्रीय संप्रभुता की भी तो बात आती है यहाँ पर, क्षेत्रीय संप्रभुता का ही फिर वायलेशन हो जाएगा। तो ये सारी बातों को आप क्रमिक रूप में समझिएगा, ठीक है। सर अगर कोई एलियन अगर हिनियस क्राइम कमिट करता है, इंडिया तो क्राइम कमिट करता है, हाँ, तो उसको मतलब कि अगर जुरिडिक्शन में उसका मतलब केस इसी कंट्री में चलेगा या फिर उसको मतलब कि जिस कंट्री का है वहाँ उसका केस चलेगा? बताए तो कि यही चलेगा, यहाँ क्राइम करता है एलियन तो यही चलेगा, क्योंकि उसकी रक्षा का दायित्व भी इसी देश को है। वही तो हम बता दें। अगर उसको पेनाल्टी कहाँ मिलेगा, मतलब सर यहाँ मिलेगा या फिर उसके कंट्री में? क्या चीज? सर अगर उसको मान लीजिए किसी क्राइम के लिए उसको पेनाल्टी दिया गया है तो उसको पनिशमेंट मतलब उसके ऑफेंस का पनिशमेंट यही मिलेगा। फिर एक्सट्रेडिशन की बात आएगी, है ना, फिर एक्सट्रेडिशन की बात आएगी, प्रत्यर्पण का बात आएगा। तो जहाँ पे घटना किया है, जहाँ पे उसी का पहला दायित्व होता है, उसी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बात कराने का। तो इस चीज को आप एकदम गहरे बिठा लीजिए कि जहाँ पे घटना घटा है, तो चाहे एलियन हो चाहे कोई हो, तो उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस स्टेट, चूंकि हमारा दैट स्टेट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दैट एलियन, देन ही इज आल्सो लायबल टू पनिश हिम। अगर उसको प्रोटेक्शन देगा तो पनिश भी वही करेगा। तो ये सारी बातें इंटरनेशनल उसको वापस डिमांड करता है तो क्या चीज सर को उसके कंट्री में अगर उसको वापस मांगता है, डिमांड करता है कि मुझे वापस करो इसको, तो बता तो रहा है कि फिर एक्सट्रेडिशन आएगा, प्रत्यर्पण आएगा, प्रत्यर्पण की बात आएगी। वो कहेगा ही कि हमारा सिटीजन है, हम इसको अपने हिसाब से पेनल करेंगे, बिल्कुल कहेगा। लेकिन फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आएगी, लेकिन जहाँ पे घटना घटा है उस देश का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट स्वाविवेकाधिकार है कि उसको हैंड ओवर करेगा अथवा नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ सर, कि जब क्राइम मतलब अगर इंडिया में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो यहाँ पे अगर वो क्राइम है तो उसके कंट्री में भी वो क्राइम ही माना गया हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है, इन सब चीजों पर हम पिछले सेमेस्टर में बहुत जिक्र किए हैं कि, लेकिन देखिए फिर यहाँ पर वही बात है, यहाँ पे हुआ है ना घटना, यहाँ पर तो क्राइम है, तो अक्रेंस प्लेस तो इंडिया है, इंडिया में वो क्राइम है, इसलिए वाद चलेगा यहाँ के हिसाब। वो हमने की बात सर, लेकिन आप बताया ना कि यहाँ पे अगर उसको लग रहा है कि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा तो फिर वो अपनी कंट्री में अपील करेगा, तो जरूरी नहीं, अपील तो करेगा ही, लेकिन इनजस्टिस इनका कॉन्ट्रैक्चुअल संबंध में, उसके कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में और इसके संदर्भ में अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट्स उसके हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर समझता है कि हमको रिपेरेशन नहीं मिल रहा है, और जहां तक क्रिमिनल केसेस हैं उसमें अलग अलग चीजें। क्रिमिनल केस में फुल उत्तरदायित्व, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका यहाँ का बनता है। और एक बात सुन लीजिए, जैसे डेथ हम लोग बात किए थे पिछली बार में एक्सट्रेडिशन में कि डेथ पेनाल्टी पुर्तगाल में उसको एबॉलिश कर दिया गया है, इंडिया में नहीं एबॉलिश किया गया है। तो अबू सलेम को जब सौंपा गया यहाँ, तो अबू सलेम को इस शर्त पर ही सौंपा गया कि जिस केस के लिए हम आपको दे रहे हैं सिर्फ वही केस चलेगा, और कितना भी केस सीवियर हो इसको डेथ पेनाल्टी, आप पनिशमेंट ऑफ डेथ इसको नहीं दे सकते हैं, एंड ही इज स्टिल अलाइव। तो ये सारी बातें हैं, केसेस क्रिमिनल केसेस यहाँ चलेंगे, और कॉन्ट्रैक्चुअल वाद है, जितनी भी संविधात्मक बातें हैं उस संदर्भ में अगर वो समझता भी, चर्चा करेंगे उसका भी, उस संदर्भ में अगर ये समझता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर वो अपील करेगा वहां। और भी केसेस हम अभी डिस्कस करेंगे, काफी केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, तो उसमें और बातें आपको स्पष्ट होगी। तो ये बात हो गया दूसरा इस संदर्भ में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, जो आप बोल रहे थे तो कासरम का केस को भी तो इसमें हम लोग मतलब डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो कॉर्जोव का केस, कॉर्जोव फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, वो तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। स्टेट प्रॉपर, चूंकि वो ट्रीटीज स्टेट टू स्टेट हुआ ना,
वो ट्रीटी स्टेट टू पोलैंड और जर्मन के बीच की ट्रीटी है ना, तो वो डायरेक्ट है। लेकिन एलियंस जो है वहां का नागरिक है, तो उसके साथ है, तो उसके साथ इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एराइज होगा, समझ रहे हैं? वो स्टेट टू स्टेट है। अल्बानिया का कोर्फू चैनल केस वो स्टेट टू स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पर देखिए मॉब वायलेंस होता है, और ईरान के साथ जब ईरान का पता चलता है कि नहीं ईरान इज इन्वॉल्व इन दिस केस, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेक लाइबल टू ईरान एंड सेट टू कंपनसेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो कहता है कि आप जो है सो कंपनसेट करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, क्योंकि आपने प्रॉपर केयर विथ ड्यू डिलीजेंस नहीं किया कि जो रक्षा आपको करनी चाहिए थी, आपको जो रक्षा करनी चाहिए थी एम्बेसी को, वो आपने किया नहीं और आपने छोड़ दिया। तो वो काफी जांच पड़ताल के बाद ये बातें सामने आई, तब उसने कहा कि स्टेट ईरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ईरान उसके हॉस्टेज के लिए, उसको बंधक बनाने के लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है। ईरान ने किया क्या, यही कि उस समय जो थे, अब वहां रजा साहब पहलवी की सरकार थी, अब रजा साहब पहलवी जो है तो अमेरिका समर्थित था और उसको वहां के डिप्लोमेट समर्थन करते थे, तभी तो रजा साहब पहलवी भाग करके चला गया अमेरिका, और वहीं से विवाद उठता है, अमेरिका और ईरान का विवाद है। तो ईरान जो है तो ईरान डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि नहीं, ईरान जो है तो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि उसने उसके एम्बेसी, देखिए डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस हमने अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस इज इनवायोलेबल, ये अनुलंघनीय है, ये बहुत पवित्र स्थान है। तो डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस में भी तो आपके यहाँ कोई क्राइम करके अगर वहां चला जाएगा तो भी फिर उसको आरोप करने में, आरोपित करने में, आरोपित साबित करने में, उस पर बात चलाने में मुश्किल होती है, समझे ना। तो ये सब बातें तो, और वहां के तो मॉब जो है तो मॉब एंटर्ड इनटू द प्रेमिसेस एंड मेक हॉस्टेज टू देयर डिप्लोमेटिक एजेंट्स, वहां पे 2 डिप्लोमेटिक एजेंट्स को उन्होंने बंधक बना लिया। तो यहाँ पे एराइज होता है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ईरान वाज हेल्ड लायबल फॉर दैट इवेंट, उसके लिए पूरे तौर पे उत्तरदायी ठहराया गया। तो इस तरह से अब तीसरा केस जो है वो हम लोग उसको भी हम लोग बार बार जिक्र किए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, ये जो आप घटना के बारे में बता रहे हैं, जो हॉस्टेज लिया था ईरान के टेरिटरी में, तो उससे पहले तो रजा साहब पालवी एग्जाइल में चले जा चुके थे, तो अराजकता तो आ गई थी ना वहां पे। तो उसी सब का परिणाम था ना, रजा साहब पालवी चले गए और रजा साहब पालवी भाग के चले गए अमेरिका। उसके पहले के ही घटनाक्रम, रजा साहब आयातुल्लाह खमैनी, रजा साहब पहले भाग करके चले गए अमेरिका, उसको क्यों समर्थन दिया, क्यों समर्थित करा, क्योंकि रजा साहब पहलवी का कंसेप्ट मिलता था, तो इसलिए रजा साहब पहलवी भाग के चला गया अमेरिका, उसको क्यों समर्थन दिया। इसी बात का तो विवाद था कि तुमने क्यों समर्थन दिया उसका, जो कि हमारे यहाँ के लोग उसके खिलाफ विद्रोह है, उसको वो जो है तो तमसा था, इसी बात का विद्रोह था ना। तो यही से तो शुरू होता है। तो ये बातें थी, ये घटनाक्रम था। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। तो इस तरह से ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न होता है। ये केस जो था ईरानियन केस, ये बहुत लैंडमार्क केस है। और यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन ये था कि उन लोगों को कॉल क्यों नहीं किया, जब कोई स्टेट के साथ वॉर होता है तो डिप्लोमेटिक एजेंट्स को बुला लेते हैं ना। तो डिप्लोमेटिक एजेंट को, एक मिनट बताइए, डिप्लोमेटिक एजेंट्स को बुलाने का मौका देगा तब तो। वो डिप्लोमेटिक एजेंट, देखिए डिप्लोमेटिक एजेंट बहुत लास्ट में बुलाए जाते हैं, समझे ना। तुरंत देखिए इंडिया पाकिस्तान के साथ रोज वार हो रहा है, रोज बड़ी इस तरह की स्थिति है, वहां तो मारने पीटने लगता है हमारे लोगों को, तो क्या बुला लेता है तुरंत में। ये सब बातें अनर्गल बातों पर तो हम लोग को विवाद ही नहीं करना, तुरंत बुला लें, इससे पूरा देखिए डिप्लोमेटिक एजेंट दोनों के दो देश के बीच में रिश्तों का सूत्रधार है ना। ये सबसे लास्ट, बल्कि वार होता है, जिन्हें वार हो भी जाता है तो भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स बने रहते हैं, क्यों, ताकि रिश्ते को नॉर्मलाइज कर सके, बने रहते हैं। इस तरह की माने कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रिपेरेशन के संदर्भ में क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इस संदर्भ में हमने केस एक डिस्कस भी किया था। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ मॉब वायलेंस देख लिया हमने। अब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी
for international organization for any man who is serving under this international organization. राज्य उत्तरदायित्व किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए क्या उत्तरदायित्व बनता है। ये चीज सारी चीजों को हमने नोट्स में आपका लिख करके दे दिया है, यहाँ पे सब सुनिएगा और फिर वहां जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पढ़िएगा फिर सवाल कीजिएगा, ठीक है। तो जहां पर बोले ठीक, तो इस तरह ये केस होता है। हमने ये था इंटरनेशनल में इसके साथ हमको है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो क्लेम फॉर पेरेंट्स इफ एनी पर्सन serving under the organization government इंटरराष्ट्रीय संगठन अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी राष्ट्र की सेवा कर रहा है, उस सेवा के दरमियान सेवा के दौरान उसकी वो इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसका की बात करता है कि वो इंटरनेशनल organization can also advance for preparation from that state. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिपेरेशन की मांग कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, किससे? उस स्टेट से जिसने जहां उसके लोगों की हत्या हो गई। जनरल बर्नाडोटे केस 1948, it was the first case of state responsibility after origination of International Court of Justice. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन के बाद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ये पहला केस था रिपेरेशन, और इसी में कई बातों का निर्धारण हुआ। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इसी केस में इस बात का भी निर्धारण हुआ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी में तो निर्धारित हुआ था ना, जब सवाल उठा कि कैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग एनी क्लेम, कोई भी दावा ला सकता है कि नहीं ला सकता है, तो यहाँ पे सवाल था कि यस इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो इंटरनेशनल पर्सन on which international personality is being imposed by international law, who is capable of sustaining rights, duties and obligations, and who not only sustains, rather he is capable of maintaining that and bringing the international peace. अब यहाँ पर देखिए समझिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उसके भी अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व हैं, और ये अधिकार, कर्तव्य, दायित्व अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति के नाते इन कर्तव्य दायित्वों को मेंटेन करने में सक्षम है, बनाए रखने में सक्षम है, और न सिर्फ बनाए रखने में सक्षम है बल्कि वो इसका प्रयोग कर इसका उल्लंघन होने पर अंतरराष्ट्रीय दावा भी लाने के लिए सक्षम है। कौन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जनरल बर्नाडोटे was serving under international organizations along with a French person went to Israel. वो इजराइल गया, जनरल बर्नाडोटे एक और व्यक्ति के साथ जो फ्रेंच था इजराइल गया। इजराइल में उसको सुपरविजन करना था और डिस्प्यूट्स को देखना था। अरब एवं इजराइल के बाद 1948 तत्काल की राज्य का गठन हुआ था। गठन होने के साथ साथ विवाद बढ़ने लगा, तो उसको देखना था कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो उसको देखने के क्रम में इजराइल में ही जेरूसलेम में उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या जब दोनों की कर दी गई तो यहाँ पे सवाल उठता है कि whose responsibility is there, किसका उत्तरदायित्व है। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ये कि इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल, बट क्वेश्चन यहाँ ये था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ही लायबल टू ब्रिंग द क्लेम फॉर दैट, अंतरराष्ट्रीय संगठन
क्या उसके प्रति क्लेम लाने के लिए दायी है, जिम्मेदार है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको अभिधारित किया कि यस, यहाँ पर जो भी व्यक्ति सेवा कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत, उनके मारे जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति किया जा सकता है और किया जाएगा। कौन करेगा? इजराइल करेगा। और इजराइल ने कंपनसेशन दिया, इजराइल ने कंपनसेशन किया, though he was not agreed that he has violated any rule or any regulation। क्षतिपूर्ति भी तो कर दिया उसने, लेकिन उसने कहा कि उसने भाई कोई अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन नहीं। ठीक है। फोर्थ, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट इंसर्जेंसी। बलवा या विद्रोह या सिविल वार जब हो जाए तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें कॉल्वो डॉक्ट्रिन आएगा। कॉल्वो डॉक्ट्रिन पर एक शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है, विच वाज प्रोपाउंडेड इन 1968 इन अर्जेंटीना बाय कॉल्वो। उसको हम जिक्र करेंगे अभी, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपका। तो जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज आपको जानना है, वो तमाम चीजों को हम लोग साथ साथ जानते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो इंसर्जेंट्स सिविल वार की स्थिति में क्या है, तो देखिए, जहां तक सिविल वार का संबंध है, इंसर्जेंसी का बात है, वहां स्टेट इज ऑल्सो लाइबल फॉर दैट। वहां भी स्टेट की लाइबिलिटी बनती है कि स्टेट लाइबल होगा और कंपनसेशन किया जाएगा इफ स्टेट हैज नॉट टेकन प्रॉपर एंड ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट। अगर स्टेट ने उसको रोकने का हर नहीं तो सिविल संपत्ति का नुकसान होगा, वो सब करेगा ना। तो ये बात तो डॉक्ट्रिन में छाया गया। आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। अर्जेंटाइन का एक चीज बड़ा भारी तो ही प्रोपाउंडेड in 1968 which clearly says that a state is not liable for any responsibility for damage in the स्टेट किसी तरह से में हुए क्षति के लिए कोई उत्तरदायी स्टेट नहीं बनता है। ये कॉल्वो ने सिद्धांत दिया कि कोई उत्तरदायी किसी भी सिविल वार में नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो आप उसका तरीका नहीं है, आप उसकी क्षति को, आप उसके लिए क्षति भी करेंगे, उसका ऑपरेशन भी नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं बनता है? तो किया ग्रुप के सभी सदस्यों को इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये बड़े अमेरिका को, यूके को, फ्रांस, जर्मनी को, ये बड़े राष्ट्रों को इस आवाज देता है कि को बहाना बनाकर छोटे राष्ट्रों में हस्तक्षेप करें, जैसा अक्सर होता आता था लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के संदर्भ में। ये कॉल्वो डॉक्ट्रिन था। क्या था कि स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर इफ इन सिविल वार एनीथिंग इज डैमेज टू एलियंस। एलियंस का कोई भी क्षति हो गया सिविल वार में, गृह युद्ध में, तो स्टेट उसके लिए लाइबल नहीं होगा। क्यों लाइबल नहीं होगा स्टेट? इसीलिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू फ्री स्टेट्स फॉर इंटरवेंशन। बड़े राष्ट्रों को उस राज्य में
घुसपैठ के लिए अवसर दे देता है। और दूसरी बात ये थी कि इट इज इनजस्टिस फॉर द इंडिविजुअल्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, सिविल वार हो गया तो दोनों की तो क्षति हुई, यहाँ के सिविलियन की भी हुई और एलियन की भी हुई ना। तो अब एलियन को तो आप रिपेयर कर देंगे, सिविलियन को कौन करेगा? इनजस्टिस है ना, तो ना सिविलियन को होगा और ना आपको होगा। ये कॉल्वो क्लॉज है, इसकी आलोचना भी हुई। लेकिन देखिए सिविल वार तो आजकल हर जगह बार बार होता है, कितना रिपेयर करते चलेंगे, किसको रिपेयर करते चलेंगे। हाँ, स्टेट जो है टू ड्यू केयर विथ ड्यू डिलिजेंस उस पर टू प्रोटेक्ट दैट, उससे रक्षा करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए सारे प्रयास करेगा। स्टेट उसके लिए तमाम प्रयास करेगा। लेकिन अगर इन प्रयासों के बाद भी अगर नहीं कर पाता है, देन स्टेट इज नॉट लायबल फॉर एनी रिपेरेशन। फिर स्टेट किसी भी तरह के रिपेरेशन के लिए कोई भी तरह का उत्तरदायित्व उस पर नहीं। कॉल्वो डॉक्ट्रिन। इसमें दूसरा क्लॉज बाद में लैटिन अमेरिकन देशों ने जोड़ा, कॉल्वो क्लॉज। अब ये कॉल्वो क्लॉज is related with the contracts entered in by the Latin American countries with big countries। ये कॉल्वो क्लॉज है वो कॉन्ट्रैक्ट संविधाओं के संदर्भ में, कि अगर कोई देश किसी देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर सिविल वार हो जाता है तो उस स्थिति में क्या हालात होंगे। अगर वहां पर डैमेज होता है एलियंस को तो उस स्थिति में क्या होंगे। वहां पर भी यही बात कि लैटिन अमेरिकी देशों ने कहा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में क्षतिपूर्ति में आपका क्षति होता है तो इसके लिए फिर हमारा देश जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर बिग कंट्रीज टू इंटरवीन इन माय कंट्री। वो हमारे देश में इस बात को बहाना बनाकर बार बार इंटरवीन करते हैं, घुसपैठ करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड आदि बड़े देशों ने इस बात की बड़ी कटु आलोचना करेंगे ही। और यही तो बात था इस कॉल्वो डॉक्ट्रिन के पीछे कि हमको देंगे तो ये लोग हस्तक्षेप करेंगे। और इसी आधार पर लैटिन अफ्रीकी देशों में इतना बड़े बड़े राष्ट्रों का हस्तक्षेप हुआ। और ये कॉल्वो डॉक्ट्रिन का वजह भी यही था, लंबे समय से हस्तक्षेप होता आया, लंबे समय तक वो लोग गुलाम रहे, इस वजह से वहां ये कॉल्वो डॉक्ट्रिन का ये वजह बनी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है तो हम लोग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा। अब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है तो फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो। देखिए, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कि स्टेट जो है तो स्टेट की लायबिलिटी नहीं बनती है। इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर स्टेट की लायबिलिटी नहीं बनती है। इंडिविजुअल में, हाँ इंडिविजुअल तो क्या होगा उसका, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इंडिविजुअल विल फाइल अ सूट इन द ट्रिब्यूनल ऑफ दैट कंट्री। कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में वो इसी स्टेट में सूट फाइल करेगा, अभी हमने जिक्र किया, इसी स्टेट में सूट फाइल करेगा और देन ही विल डिमांड फॉर डैमेज। और अगर डैमेज नहीं मिलता है उसको और वो फील करता है कि हम अनजस्टिफाइड हैं, देन वो फिर अपने देश में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने देश में अपील करेगा और प्रेशर डलवाएगा डिप्लोमेटिक माध्यमों से। प्रेशर डलवाएगा डिप्लोमेटिक माध्यम से। पहले यही बनेगा, फिर वही जुरिस्डिक्शन की बात आती है ना, तो यही बनेगा, फिर अपने स्टेट में वहां से दबाव डलवाएगा अगर नहीं होता है तो। और अगर स्टेट के साथ, अगर स्टेट टू स्टेट, समय तो काफी हो गया लेकिन हम इसको थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अगर स्टेट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे इसमें हम ईरानियन ऑयल कंपनी 1933 के कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टेट के साथ होता है तो स्टेट के साथ तब सीक्वेंस क्या होगा। तो 1933 में ईरान ने कॉन्ट्रैक्ट किया ब्रिटेन के एक इंडिविजुअल कंपनी के साथ, वो कंपनी भी इंडिविजुअल थी, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो यहाँ पर तेल निकालेगा
ईरान में तेल निकालेगा और तेल निकालने के संदर्भ में उसको कई कॉन्सेशन भी दिए गए कि नहीं आपको एक्सप्रोप्रिएट नहीं किया जाएगा, आपको कई तरह के अधिकार मिले होंगे। लेकिन हुआ क्या कि ईरानियन ऑयल कंपनी वर्सेस जपार्टे केस है, तो उसमें हुआ क्या कि ईरान ने किया कि उसको एक्सप्रोप्रिएट कर लिया बिना कोई भी मुआवजा दिए, उसका अधिग्रहण कर लिया, उसको मिला लिया अपने आप में। तो मिला लेने से सवाल उठा, इंग्लैंड ने, यूके ने कहा कि नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हुआ था, तो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको रिपेयर करना होगा। तो अब ये केस आईसीजे के पास गया, तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट में तीसरी पार्टी के रूप में तो स्टेट कहीं पर है ही नहीं, ये तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी दायित्व तो नहीं बनता है उसका, और एक्सप्रोप्रिएशन फॉर द सेक ऑफ नेशनलाइजेशन इज वैलिड। नेशनलाइजेशन करते हैं अगर आप उसका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण के हित में अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर हुई और अंत में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज आल्सो डन विद द इंडिविजुअल कंपनी ऑफ यूके, नॉट वाया द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब तो हम 1 घंटे 5 मिनट 7 मिनट हो गए, हम लोग अभी 12:30 से क्लास है ना? कोई सवाल आप लोगों का? सर एक क्वेश्चन पूछे सर। हाँ बोलिए। सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो टेरर अटैक करता है, तो वो किसी ना किसी टेरिटरी में शेल्टर लिए रहता है। तो जैसे इंडिया में, तो सर जैसे इंडिया में जितना भी टेरर अटैक है वो पाकिस्तान में शेल्टर लिए हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं ना? करते ही हैं, डायरेक्टली करते हैं, लेकिन वो देखिए इसका कई प्रोसीड्यूर्स हैं कि अब आपको बार प्रेशर आप पर दबाया जाता है, बनाया जाता है, आप कहते हैं कि नहीं भाई इस पर हम मुकदमा चलाएंगे, पहला जुरिस्डिक्शन तो आप ही का बनता है, तुम कब आप अंदर में देखते ही हैं, भाई इसको पकड़ करके बंद कर दिया, फिर बाद में थोड़ा छोड़ दिया। इसी तरह एफएटीएफ के मामले में भी यही बात तो है कि नहीं, आपको लिप्त नहीं रहना होगा, ये तो आप एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में रहेगी। ये सब तमाम बातें इस संदर्भ में कि ठीक है करेगा, जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो 2 पार्टियां जाती है, तो इस केस को लेकर के, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ की बात तो आप केदार तो ज्यादा है ना, यादव के संदर्भ में तो देखिए लंबाटी का वो बार डायरेक्शन देता है, यहाँ कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी उसको राइट देता है, कभी नहीं देता है। तो ये सब ना वही इन्फोर्सिंग पावर इसमें हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 59 में दिया गया है। इस संदर्भ में बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 59 में कि वो बाइंडिंग नहीं है, वो बाइंडिंग 2 पार्टीज के लिए है, लेकिन उन दोनों को केस लेके आना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ओके, चलते हैं फिर, अब हम लोग फिर अगले सेशन में। सर एक क्वेश्चन था, प्रफुल्ल पूछो। हेलो, हाँ बोलिए सर। जैसे इंडिया का कोई राज्य किसी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सरकार रद्द कर सकती है उसको ना? अगर राज्य सरकार नहीं मानेगी फिर तो नहीं, वो सब देखिए, राज्य सरकार की क्या बात है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो बात है नेशनल गवर्नमेंट की। राज्य सरकार कर सकता है लेकिन नेशनल गवर्नमेंट के मातहत ही करेगा ना। नेशनल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल ट्रीटीज तो सेंट्रल की बात है, तो वो तो सेंट्रल ही करेगा। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे, 12:10 हो गया, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।